नमस्ते सभी को, मेरा नाम सरत है और मैं आज आपको ये मेन टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड डायलेक्ट्रिक। तो जब हम इतू से थे, जब हम कुट्टी थे, तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था और उसका नाम था ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फोर्स क्या था? अभी समझो एक कहा तो एक कुछ भी है और वहां पे दो पार्टिकल्स है, एक पार्टिकल m1 मास का, एक पार्टिकल m2 मास का। तो ग्रेविटेशन फोर्स में हमने पढ़ा था कि ये दोनों पार्टिकल जो है एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। कैसा फोर्स? अट्रैक्टिव फोर्स। तो दोनों चाहते कि दोनों एक दूसरे के साथ हो। तो यहाँ पे अब हम जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे आते हैं तो इसमें मैं क्या कर देता हूँ, इसमें कुछ चार्ज डाल देता हूँ, इसमें Q, इसमें Q1, इसमें Q2। अब फिर से इसमें फोर्स लगेगा, पर इसमें एक पॉइंट जो याद रखना है, इट इज नॉट नेसेसरी कि ये फोर्स जो है ये भी अट्रैक्टिव भी हो। अभी समझो मैंने इधर डाल दिया प्लस Q, यहाँ भी प्लस Q, पहले हम माइनस Q देखते हैं, प्लस Q और माइनस Q। तो ये जो अनलाइक चार्जेस है ये फिर से फोर्स लगाएंगी एक दूसरे के पास आने के लिए। पर अगर इसे मैं प्लस Q ही रखूं और इसे भी प्लस Q बना दूं तो दोनों सेम चार्जेस होने के कारण रिपेल होता है, इसमें फोर्स जो है ऑपोजिट लगता है। तो यही दो मेन डिफरेंसेस है। ग्रेविटेशन फोर्स में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, इट इज Gm1 m2 by r²। r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स। पर जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स को देखते हैं वो ये था। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? Fp is equals to K Q1 Q2 बटा r²। ये जो फॉर्मूला है एक लॉ से है जिसे हम कूलम्स लॉ से जानते हैं। वो ये कहता है कि द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्ज पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन। तो जब हम इसे देखते हैं हमें लगता है दोनों सेम फॉर्मूला है, क्या ही डिफरेंस है? बस एक में रिपल्शन भी हो सकता है और दूसरे में सिर्फ अट्रैक्शन। पर यहां पे खेल है इस कांस्टेंट का, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये क्या है? मीडियम इंडिपेंडेंट। तो अगर अब इसे किसी भी मीडियम में रखे तो फोर्स का वैल्यू चेंज नहीं होगा। अभी अगर ये दो पार्टिकल्स एयर में थे तो समझो F फोर्स है उन दोनों के बीच, और अगर मैं इन दोनों पार्टिकल्स को पानी में लेके जाऊं तो उधर भी फोर्स F ही रहेगा। पर ये K जो है ये मीडियम डिपेंडेंट है। मतलब अगर ये दो चार्ज पार्टिकल्स मैंने एयर में रखा है, एक F1 फोर्स लगेगा। अगर मैं इन दोनों को पानी में लेके जाऊं तो अलग फोर्स लगेगा। क्यों? कोई सोच सकता है ऐसा क्यों? अभी हमने पहले पढ़ा होगा, यहां पे समझो है प्लस Q, यहां पे है माइनस Q। तो हमने एक टर्म पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एग्जैक्टली क्या होता है, पर हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस पॉजिटिव वाले से निकल के नेगेटिव वाले में जाती है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फील्ड जो प्रोड्यूस होती है, अभी समझो बीच में एयर था, ये फील्ड जो है बीच में पार्टिकल्स को पोलराइज करती है। इसकी वजह से कुछ फोर्स का वैल्यू आता है उन दोनों के बीच में। यही अगर हम पानी में लेके गए, अगर यही हम वाटर पानी में लेके गए तो ये F2 हो जाता है। क्यों? क्योंकि पानी में मॉलिक्यूल्स अलग है, उनका पोलराइजेशन अलग होगा। तो उसके लिए ये K जो है, ये K और ये फोर्स दोनों मीडियम डिपेंडेंट है। तो ये तो बातचीत हो गई फोर्स की। तो अब मीडियम डिपेंडेंट है तो कुछ तो केसेस बनेंगे। समझो मैंने पहले इसे रखा है नॉर्मल एयर में, मतलब जो होगा तभी होगा F K Q1 Q2 by r²। ये एयर में, इसको K को हम ऑल्सो लिख सकते हैं 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by r²।
ये एप्सिलॉन नॉट जो है उसको हम परमिटिविटी बोलते हैं। परमिटिविटी कहां से आ रहा है? ये जो हमने बोला यहाँ पे जो पोलराइजेशन हो रहा है, तो इससे ये परमिटिविटी डिफाइन होती है। तो जैसे हम बोल रहे थे कि मीडियम टू मीडियम फोर्स का वैल्यू है, तो के का वैल्यू जो बदल रहा है उसमें एक्चुअली ये एप्सिलॉन नॉट बदल रहा है। अब एप्सिलॉन नॉट का मतलब इन वैक्यूम और एयर, तो ये तो फोर्स की बातचीत हो गई। अब जैसे हम मीडियम बदलते हैं, ये एप्सिलॉन का वैल्यू बदलेगा, उससे फोर्स भी बदलेगा। पर अब हम थोड़ा टॉपिक शिफ्ट करके कैपेसिटर्स पे आते हैं। कैपेसिटर्स क्या है हमने ऑलरेडी पढ़ा है। दो प्लेट्स होते हैं, पैरेलल प्लेट्स, और इस टाइप को हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये भी सेम प्रिंसिपल पर काम करता है। ये जो फोर्स है, एक पे हम प्लस क्यू चार्ज करते हैं एक प्लेट पे और दूसरे पे माइनस क्यू, तो इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। तो ये फोर्स भी यही फोर्स है, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स होने वाला है वो मीडियम डिपेंडेंट होने वाला है। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, मतलब वो कितना एनर्जी स्टोर कर पाता है, उसका वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी। अब एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी का वैल्यू जब यहाँ पे वैक्यूम या तो एयर हो। तो अभी हम अगर इसमें कुछ भर दे, समझो इसमें हमने कुछ भर दिया जिसमें एप्सिलॉन आर का मतलब क्या है? अब एप्सिलॉन नॉट का मतलब वैक्यूम या तो एयर में। अब एप्सिलॉन आर का वैल्यू है k इंटू एप्सिलॉन नॉट, मतलब इससे कितना ज्यादा परमिटिविटी है इस नए मीडियम में। तो एप्सिलॉन नॉट बोल दिया तो k बोल दो, इसको कुछ k है समझो x वैल्यू, या फिर k मान लो इसको, के बीच में कुछ k डाइलेक्ट्रिक का मीडियम भरा हुआ है। तो अभी हमको इनके बीच में फोर्स निकालना है। तो हम इसे सर्किट सॉल्विंग टेक्निक से भी निकाल सकते हैं। अभी समझो यहाँ पे कोई भी मीडियम भरा हुआ है, सर्किट के बारे में बात ना करते, अभी सिंपल यहाँ पे एक मीडियम भरा हुआ है। तो इस पूरे फॉर्मूला है उसमें क्या चेंज हुआ? एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं? अभी नया वाला ई आर आएगा तो उसको k इंटू ई नॉट लिख सकते हैं। तो नया कैपेसिटेंस जो है C इज इक्वल्स टू k इंटू ई नॉट a बटा d। तो इसका मतलब मीडियम बदलने पर इसके बीच में जो कैपेसिटेंस है, मतलब जो एनर्जी स्टोर कर पाता है, वो बदल रहा है। और कितना बदल रहा है वो डिपेंड्स ऑन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर वो k टाइम्स है तो कैपेसिटेंस भी k टाइम्स बढ़ेगा। अब एक और टाइप ऑफ सवाल पे आते हैं लास्ट। ये कैपेसिटर है, हमने यहाँ पे ये भर दिया, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे मीडियम 1 है, और इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो d है, इस प्लेट का एरिया a है। तो ऐसे सवालों में हमें क्या करना है? एक स्ट्रेटेजी याद रखनी है। जब भी ये ऐसा लंबा हो, मतलब सब पैरेलल हो उसके प्लेट के साथ, उसका एरिया मतलब इस जो मीडियम है इसका भी एरिया सेम हो प्लेट के एरिया के जितना, तो इसका कैपेसिटेंस निकालने का टेक्निक ये है, अभी हमने पूरा नहीं भरा है इसमें कि पूरा ही एप्सिलॉन का वैल्यू चेंज होता है, बस थोड़ा सा भरा है। तो इसमें एक शॉर्ट ट्रिक है, हमें याद रखना है, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A। A क्यों नहीं बदला? क्योंकि जो भी मीडियम भरा हुआ है उसका भी एरिया प्लेट के एरिया जितना ही है। तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन जितना भी मीडियम है अभी उसका विड्थ लेंगे। विड्थ यहाँ पे समझो मैंने लिया है T विड्थ का, ये मीडियम जो है T विड्थ का है, तो ये T अपॉन मीडियम 1, तो इसका K मानेंगे डाइलेक्ट्रिक K, और प्लस जो भी अदर मीडियम्स है, कितने भी मीडियम्स हो, n मीडियम्स हो, कितने भी हो, उन सबका विड्थ अपॉन उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू। तो यहाँ पे बाकी तो वैक्यूम ही है, तो वैक्यूम कितना है इसमें
पूरा डिस्टेंस d माइनस कितना नया मीडियम है d माइनस t अपॉन 1 क्यों, क्योंकि k का वैल्यू एयर के लिए 1 होता है। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है ऐसे टाइप के सवालों को सॉल्व करने के लिए कि कितने भी n नंबर ऑफ नए मीडियम्स हो, ऊपर एप्सिलॉन नॉट आएगा, नीचे उनका विड्थ कितना विड्थ में है डिवाइडेड बाय उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और उनका समय। तो ये है एक शॉर्ट ट्रिक ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए। कंडीशन हमेशा याद रखना कि जो भी मीडियम का एरिया है वो प्लेट के एरिया के जितना ही होना चाहिए। तो ये था कैपेसिटर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और डाइलेक्ट्रिक के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। बाकी अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।